नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएएस एकेडमी में। लास्ट सेशन जो हमारा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर रहा था, उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे और उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं एड्रेस करूंगा। लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जो बच्चे प्रीलिम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, 5 जून को प्रीलिम्स दे रहे हैं 2022 का, अगर वो अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है या किसी तरह का भय जो है उन्हें सता रहा है, तो आप सभी के लिए जो प्रीलिम्स स्पेशल बैच है हमारा, वो हमने लॉन्च कर दिया है। जो बच्चे इसे ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन कर लें। टाइम जो है वो अब ज़्यादा आप लोगों के पास नहीं बचा है। दैट इज़ वाई जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आप लोग फ़ायदे में रहेंगे। लाइव क्लासेस जो है वो आपकी रहेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है उनका एक्सेस भी आप लोगों के पास रहेगा। बाकी की डिटेल जो है वो आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। जीएस मेंस का बैच हमारा अवेलेबल है। टारगेट 2022 का बैच है, जिसमें कि प्रीलिम्स प्लस मेंस का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक का कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप जो हमारी ऐप है उसके ऊपर लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी। प्लस 1 ईयर की वैलिडिटी जो है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। 1 साल की वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स आप लोगों को अवेलेबल होगा। डिटेल के लिए इस नंबर पर कॉल करके बाकी ले सकते हैं। 12th के बाद कैसे तैयारी करें, हमारा कॉन्सेप्टर बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ओजांक सर खुद इस बैच को ड्राइव करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं कि किस प्रकार से आपको 12th के बाद में यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। 2 साल का पूरा हमारा ये कंप्लीट बैच होता है, जिसके अंदर हम बच्चे को जीरो से हीरो जो है वो बना देते हैं। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एडमिशन के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें। और डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके डिटेल जान सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन बैच एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच है हमारा, जिसके अंदर बच्चों को जनरली ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम सब जगह पढ़ते हैं, जहां भी हम सुनते हैं पढ़ते हैं, चाहे टॉपर्स के रिव्यूज देखते हैं, टॉपर्स के फीडबैक देखते हैं, सभी ये कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ये करो वो करो। लेकिन सर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर भी हम प्रीलिम्स या मेंस के क्वेश्चन जो हैं उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उसके लिए एक अलग ओरिएंटेशन चाहिए होती है, एक अलग मानसिकता जो है वो आपकी होनी चाहिए, एक अलग समझ जो है वो आपकी होनी चाहिए। और वो समझ कैसे विकसित की जाती है ये आपको सिखाते हैं ओजांक सर। ओजांक सर आपको सिखाएंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से उन एनसीईआरटीज को पढ़ा जाना चाहिए, जिससे कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को क्रैक कर सकें और इंटरव्यू के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर सकें। बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी ओपन है, बाद में क्लोज हो जाएगा। और डिटेल इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच हमें देखने को मिलता है, जिसमें कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन हमें देखने को मिलती है। ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आप इसकी क्लासेस जो हैं, कुछ क्लासेस जो हैं अवेलेबल है, आप इन्हें देख सकते हैं। और आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस, हमारी ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस ऐप जो है, ओटीपी ऐप जिसे हम कहते हैं, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चंस जो है वो आपको 1500 प्लस 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और बहुत ही नॉमिनल फीस में मात्र 500 रुपये के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। ये टेस्ट प्रैक्टिस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। फर्स्ट टेस्ट सभी के लिए फ्री है, आप इस फ्री टेस्ट को भी दे सकते हैं। और डिटेल आप इस नंबर से ले सकते हैं। महाबम्पर सेल चल रही है हमारी आंसर राइटिंग, जो एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। बच्चों को साथ में प्रॉब्लम होती है कि सर हम कैसे आंसर लिख पाएं, हमें नॉलेज तो बहुत कुछ होता है लेकिन उसे कैसे लिखा जाता है, लेखन शैली क्या होती है, हमारी लिखने की कला क्या होती है, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, उसका आंसर राइटिंग का बैच जो है वो ओजांक सर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो 1 ईयर का योजना कुरुक्षेत्र बैच जो है वो इसके साथ में कंप्लीट बैच जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ आंसर राइटिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है, एंड योजना कुरुक्षेत्र का, सिर्फ योजना कुरुक्षेत्र का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है। लाइव क्लासेस होंगी, सारी की सारी आपको अवेलेबल होंगी ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप के ऊपर। और डिटेल आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश से आपको प्रॉब्लम है, सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश ग्रामर का बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 फेब से 25 फरवरी से। बहुत ही नॉमिनल फीस में, मात्र 4000 रुपए की फीस में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत ही नॉमिनल फीस में अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस पर अभी फिलहाल हमारा डिस्काउंट चल रहा है।
फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए, पहले जो 1000 बच्चे होंगे उनको 20% का डिस्काउंट जो है, जो भी कोर्स वो परचेज करेंगे उसके लिए ऊपर आपको डिस्काउंट जो है 20% का वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, वरना बाद में डिस्काउंट का ऑफर जो है वो चला जाएगा। अब लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियो बनाया था, लास्ट सेशन जो हमारा था उसके अंदर हमने बात करी थी आपसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, वो क्या है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो पहले आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उस सेशन को देख सकते हैं, तभी आप आज का जो हमारा सेशन का डिस्कशन होने जा रहा है उसे आप समझ पाएंगे। उस सेशन के अंदर हमने देखा था कि रशिया और यूक्रेन हिस्टोरिकली किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक रूप से क्या उनके बीच में जुड़ाव हमें देखने को मिलता है, क्यों रशिया जो है वो चाहता नहीं है कि यूक्रेन जो है वो नेटो के साथ में जाकर के मिले या वेस्ट के साथ में जाकर के मिले, पश्चिमी देशों के साथ में जाकर के मिले। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के मुझ तक आए। उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपका था, सर रशिया क्या कर जाएगा। अब रशिया ने क्योंकि वार छेड़ ही दिया है, एक वर्ल्ड वार की स्थिति जो है, विश्व युद्ध की स्थिति जो है वो हमें देखने को मिल रही है, तो क्या स्थितियां आगे भविष्य में हो सकती हैं, क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस मामले में अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी है कि क्या सर यूक्रेन जो है उसकी सरकार को खत्म कर देगा रशिया, उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लेगा रशिया। हालांकि इसके जो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसके रेस्पेक्ट में, इसके कंटेक्स्ट में मैं ये कह सकता हूं कि व्लादिमीर पुतिन जो है उनका एक स्टेटमेंट है, यूक्रेन शुड बी फ्रीड, यूक्रेन जो है वो फ्री ही रहेगा। उनका मानना है कि यूक्रेन शुड बी फ्री, यूक्रेन फ्री रहना चाहिए। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपने स्टेटमेंट को आगे कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में नहीं डालेंगे, वो मानते हैं कि हाँ यूक्रेन जो है वो फ्री रहना चाहिए, क्लींस्ड ऑफ द नाजीज, नाजीज जो है वो यहाँ पर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि नाजीज ने जो है बहुत ज्यादा कत्लेआम किया है। ये खुद व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट है कि नाजीज जो है उन्होंने बहुत सारा कत्लेआम जो है वो किया है। तो नाजीज जो है वो जरूर यूक्रेन से खत्म होने चाहिए, लेकिन यूक्रेन को खत्म करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये पुराना स्टेटमेंट है, हालांकि लास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं उन्हीं के बीच का स्टेटमेंट जो है ये निकल करके आता है। तो इससे हमें ये उनका जो मंतव्य है वो ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं रशिया जो है उसको यूक्रेन से कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यूक्रेन को खत्म नहीं करना चाहता या यूक्रेन को एनेक्स नहीं करना चाहता, अपने अंदर मिलाना नहीं चाहता। वो बेसिकली यूक्रेन जो वेस्टर्न कल्चर से जाकर के मिल रहा है, जो कोल्ड वॉर का जो टाइम मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, यूएसएसआर एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी, यूएसए एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक सपोर्ट जो है वो यूएसए के साथ में था, सोशलिस्ट इकोनॉमी के सपोर्ट में जो है यूएसएसआर हमें देखने को मिलता था। तो उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आता है यूक्रेन, और रशिया ये नहीं चाहता कि हमारा जो, मतलब मैंने लास्ट सेशन में भी आपको कहा था कि ये इसी का छोटा भाई है, रशिया का एक छोटा भाई यूक्रेन है। मेरा भाई अगर किसी दुश्मन के साथ में जाकर के मिले तो ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं मेरे भाई के ऊपर अलग अलग टाइप के एक्शंस जो है वो लूंगा। शायद ऐसे ही कुछ एक्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर। रशिया जो यूक्रेन के ऊपर जो हमले कर रहा है, जबकि रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं अभी लास्ट जो करंट सेशंस जो चल रहे हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि रशिया के ऊपर काफी सारे जैसे कि हमने नॉर्ड 2 जो पाइपलाइन जो थी जर्मनी की, रशिया के साथ में जो पाइपलाइन बननी थी उसको जर्मनी ने जो है वो मना कर दिया कि हम ये पाइपलाइन जो है वो अब नहीं बनाएंगे रशिया के साथ में। रशिया के ऊपर बहुत सारे और भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। उसके बैंक्स के ऊपर जो है बहुत सारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि बैंक्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो रशिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, बट रशिया रुक नहीं रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि कल्चरल टाइज जो उनके हैं यूक्रेन के साथ में, वो नहीं चाहता कि यूक्रेन एक बफर स्टेट के रूप में नेटो के साथ में काम करे, नेटो जो है उसके साथ में एसोसिएट हो जाए, ऐसा रशिया जो है वो नहीं चाहता। इसी वजह से हमें ये नहीं लगता, कहीं भी ये नहीं लगता कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, ऐसी स्थिति हमें नहीं देखने को मिलती। हो सकता है ऐसी स्थिति भी बने, हम कोई क्लियरली स्थितियां जो है वो नहीं एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो स्थिति जो दिख रही है उसके अनुसार हमें जो देखने को मिल रहा है कि पुतिन जो है वो यूक्रेन को सिर्फ और सिर्फ एक सबक सिखाना चाहते हैं कि यहां पर वो नेटो के साथ में जाकर के ना मिले। लेकिन अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखें, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में देखें, तो किसी और देश की हमारे ऊपर दबाव होना हमारी सॉवरेनिटी के लिए एक चैलेंज है, हमारी संप्रभुता जो है उसके लिए एक चुनौती है। तो इसी वजह से यूक्रेन जो है, भले ही वो यूक्रेन
कहीं भी रशिया के सामने ना टिकता हो, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, मिलिट्री पावर की बात करें या इकोनॉमिक पावर की बात करें, यूक्रेन जो है वो रशिया के सामने बहुत छोटा है, बट स्टिल वो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है कि हमारी सॉवरेंटी जो है, हमारी संप्रभुता जो है वो बची रहनी चाहिए। हम जैसा डिसीजन लेना चाहें, जैसा निर्णय लेना चाहें, वो हम हमारे पास लेने की क्षमता जो है, पावर जो है वो होनी चाहिए। दैट इज वाई यूक्रेन जो है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। पुतिन क्या चाहते हैं? व्हाट डज पुतिन वांट? पुतिन ये चाहते हैं कि यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, जो हमने लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस किया था, 15 देशों में विभक्त हुआ था, वो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के बाद जो 15 देश अलग हुए हैं, 15 में से एक रशिया तो हो गया, बाकी के जो 14 देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वो कहीं ना कहीं अब नेटो के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं, नेटो के साथ में एसोसिएटेड होते चले जा रहे हैं। तो पुतिन की डिमांड यह है कि पोस्ट 1997 यानी कि 1997 से पहले की जो स्थिति थी, जब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद के जो स्टेट्स थे वो नेटो के साथ में नहीं जुड़े हुए थे, वैसी ही स्थिति जो है वो फिर से होनी चाहिए, तभी जो है मैं इस वार को एंड करूंगा। पुतिन जो है वो इस जिद पर अड़े हुए दिखाई देते हैं। और अगर हम इस चीज को देखें तो आप देखेंगे, देखिए ये सारे कंट्रीज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कंट्रीज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं पोस्ट 1997 की बात करूं, 1997 से पहले की बात करूं, तो ये जो डार्क कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब नेटो से एसोसिएटेड हैं, नेटो से जुड़े हुए देश हमें दिखाई देते हैं। ये रशिया है, इस तरफ रशिया है, और रशिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं जो कि कहीं ना कहीं यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुए थे, वो सारे 1997 के बाद में नेटो से जुड़ते चले गए हैं। अगर आप देखेंगे तो सारे नाम जो है वो इधर लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे देश जो हैं वो कहीं ना कहीं समय के साथ में धीरे धीरे नेटो के साथ में जुड़ते चले गए हैं, नेटो के साथ में एसोसिएटेड होते चले गए। तो पुतिन ये चाहते हैं कि उनके पड़ोसी देश जो कहीं हिस्टोरिकली यूएसएसआर से जुड़े हुए थे या नहीं भी जुड़े हुए थे, बट उनके पड़ोसी देश हैं, तो नेटो उनके पास में, रशिया के पास में नेटो जो है वो नहीं आना चाहिए, उसके पड़ोस में नेटो की स्थिति जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेटो जो है वो पीछे अपनी स्टेप्स जो है, अपने कदम जो है उनको पीछे हटाएं। ये जितने भी देश जिनको कि उसने 1997 के बाद से अपने अंदर जोड़ा है, उन सबको वो धीरे धीरे छोड़ता चला जाए, उनसे हटता चला जाए, तभी पुतिन जो है वो इस युद्ध को एंड करेंगे। ये एक पुतिन का स्टैंड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि अभी तक की अगर हम बात करें तो नेटो ने वही कहा है, हमारी फ्री ओपन डोर पॉलिसी है, जो आना चाहे हमारे साथ में आकर के जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है हमारे साथ में, और ये देश अपनी स्वेच्छा से जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम इन्हें आगे जो है वो अपने साथ में रखेंगे, क्योंकि नेटो जो है वो एक अलायंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर की सभी लोग जो है वो एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह रहते हैं। ऐसा नेटो का स्टैंड जो है वो हमें देखने को मिलता है कि एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक पर हमला सब पर हमला माना जाता है, सब जो है उसको काउंटर करेंगे, वो वाली स्थिति जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटो ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे या इंटरनेशनल रिलेशंस को देखेंगे तो 1949 में जब नेटो बना था, तो उसके जवाब में 1955 में वार्सा पैक्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, यूएसएसआर की तरफ से, रशिया की तरफ से, उस समय का यूएसएसआर जो था उसकी तरफ से वार्सा पैक्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन वार्सा पैक्ट में बहुत ज्यादा दम रहा नहीं, नेटो जो है वो दमदार हमेशा बना रहा, सैन्य संगठन के रूप में हमेशा बना रहा। दैट इज वाई लोग जो है अब नेटो की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, देश जो है वो नेटो की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और नेटो को कहीं ना कहीं ज्वाइन जो है वो करते चले जा रहे हैं, जो कि रशिया के लिए अपने आप में एक हेजेमनी का क्वेश्चन है, एक वर्चस्व का सवाल जो है वो यहाँ पर उठ जाता है। दैट इज वाई रशिया जो है वो चाहता है कि जितने कंट्रीज को नेटो ने अपने आप में जोड़ा है, अपने अंदर एनेक्स किया है, अपने साथ में मिलाया है, उन सब से नेटो जो है वो हटता चला जाए, तभी मैं इस चीज को मानूंगा। तो अगर हम डेमोक्रेटिकली बात करें, लोकतांत्रिक रूप से बात करें, तो सभी देश जो है अपनी सॉवरेंटी होती है, अपनी स्वतंत्रता होती है, वो अपनी संप्रभुता होती है, वो चाहे जिसके साथ में जुड़ सकते हैं, चाहे जिसके साथ में एसोसिएटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो थोड़ी सी ऑटोक्रेसी जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है रशिया की तरफ से। वो अपने दम को, अपने बलबूते को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे सामने तुमको झुकना पड़ेगा। ऐसी एक स्थिति जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आई होप कि अब जो आप लोगों ने क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे लास्ट सेशन के अंदर, जो मैंने एक सेशन जो हमने लास्ट सेशन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लिया था, जिसको कि हमने समझने का प्रयास लास्ट सेशन में किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको दिया है उस पर लिंक करके पहले उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तो आपको और ज़्यादा अच्छी कहानी जो है वो समझ आएगी। और अब सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे डाउट्स जो हैं वो आप लोगों के क्लियर होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी सेशन में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ में, डिटेल डिस्कशन के साथ में।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।